विनीत सेजल से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। एक रोज वंदना जब विनीत के लिए रिश्ता देखने लगती है, तब विनीत उससे अपने मन की बात बताता है। मम्मी, मैं सेजल से प्यार करता हूँ। आप लड़कियां देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। बेटा, लड़की तुझे तो जॉब वाली चाहिए थी ना, फिर अब ये इश्क कहाँ से हो गया तुझे अचानक? हाँ, ऐसे तो दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता था, मम्मी जॉब वाली लड़की होनी चाहिए ताकि मेरे लेवल में लगे। अब क्या हुआ लाड साहब? मम्मी, पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। सेजल जॉब करती है और उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। शादी तो मैं उससे ही करूँगा। ठीक है, जिससे करना है कर ले, मुझे क्या है। लेकिन अगर बाद में मुझसे कहा ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। ठीक है, तुम बस मेरी शादी ना सेजल से करवा दो, मैं तुम्हारा कहा सब मानूंगा। मेरी प्यारी 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 माँ। अरे ठीक है, मस्का मत लगा जा। वंदना सेजल के घर वालों से बात करती है। बहन जी देखिए, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो इनकी शादी करवा देने में ही सबकी भलाई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन एक बार मैं लड़के को देख लेती हूँ। आप भी सेजल को देख लीजिए। अरे देखना क्या है बहन जी, साथ इन लोगों को रहना है, हमें नहीं। जिंदगी भर तो सेजल को देखना है ना अब। ठीक है, तो शादी की डेट आप निकलवा कर मुझे बता दो। अब शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। शादी की डेट तय हो जाती है। सेजल और विनीत की शादी धूमधाम से हो जाती है। सेजल को देखकर अंजना कहती है, वंदना, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? सेजल कितनी सांवली है। अब क्या करूँ दीदी, तुम ही बताओ। बेटे को यही पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कहाँ सोचा था सुंदर सी गोरी चिट्टी बहू लाऊंगी कि चार लोग देखकर तारीफ करते नहीं थके। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कहा, चांद जैसी बहू की ख्वाहिश थी और मिली है रात जैसी। छोड़, अब क्या कर सकते हैं। शादी तो हो ही गई है, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे हिसाब से चलता है। मैं कहूँ उठ तो उठेगा, मैं कहूँ बैठ तो बैठ जाएगा। जब मेरी बहू आएगी ना तब तू देखना। तू तो रहेगी ना शादी में? अरे हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। अगले दिन अंजना सुबह की ट्रेन से वापस चली जाती है। सेजल एक अच्छी बहू की तरह विनीत से पूछती है, तुम मुझे बता दो ना किसे क्या पसंद है, फिर मैं सबके लिए वही बना दूंगी नाश्ते में। देखो, मम्मी को दही बड़े, सोनल को चाइनीज़ और पापा को देसी खाना पसंद है। तुम बाकी देख लो। वैसे मेरे घर वाले नखरेबाज नहीं है। ओके, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी ताकि किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कि तुमने लव मैरिज करके कोई गलती की। अरे मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। सेजल लाल साड़ी, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर भरकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर माथे पे पल्लू लेकर वंदना के पास जाती है। मम्मी जी, पैर पड़ती हूँ। पापा जी। अरे बेटा, मेरे पैर मत छू। तू भी सोनल की तरह मेरी बेटी ही तो है। हाँ, बहू को और सर पर चढ़ा लो। मम्मी जी, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, बना लेना, पहले छत पर जाकर कपड़े सुखा दे। जी मम्मी जी। सेजल घर के काम में लग जाती है और सोनल आराम से 10 बजे उठकर चाय पीने बैठ जाती है। तब तक सेजल नाश्ता भी लगा देती है। नाश्ते की इतनी अच्छी खुशबू देकर सोनल कहती है, भाभी क्या बनाया है? खुशबू तो सॉलिड आ रही है। पहले मैं खा लेती हूँ, बाद में कुछ करूँगी। मैंने आपके लिए चाउमीन बनाया है, पोहे और साथ में नारियल की चटनी। अरे वाह भाभी। सब खाना खाने लगते हैं। अशोक सोनल से कहता है, बहू की तरह तू भी खाना बनाना सीख जा बेटा। ससुराल में जाकर तुझे भी खाना बनाना पड़ेगा। पापा, मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? वैसे भी मैं जॉब करूँगी, खाना वाना मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले सब लड़कियां यही कहती हैं, मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। बोलती तो सब है लेकिन करना सबको पड़ता है। आप देख लेना भैया, मैं नहीं करने वाली। तभी सेजल कहती है, दीदी, मैं भी तो जॉब करती हूँ, कल से मुझे वापस से जॉब ज्वाइन करना होगा। तो कल से ही जॉब ज्वाइन कर दिए बहू? अरे कुछ दिन तो रुक जाती, ऐसी भी कौन सी आफत हो गई है? मम्मी, ये अपना बिजनेस नहीं है, जब मर्जी बंद किया जब मर्जी शुरू। नौकरी में ये सब नहीं चलता है। अरे हाँ, अब तू मुझे सिखाएगा? हैं? बीवी के आते ही उसकी साइड लेना शुरू हो गया। सेजल सारे काम सुलटाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर दोपहर का खाना और रात का खाना भी बनाती है। इसी तरह उसका दिन बीत जाता है। रात को 12 बजे वो अपने कमरे में आती है। विनीत उसे देखकर कहता है, क्या हुआ मेरी रानी को? एक ही दिन में हालत खराब हो गई? हालत कोई खराब नहीं हुई। एक तो नई जगह और एक साथ इतना कुछ बनाया मैंने आज। ऊपर से कल ऑफिस जाने की तैयारी भी करनी थी। कौन नहीं थकेगा? हाँ वो तो है।
चलो अब सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी उठना भी होगा। विनीत और सेजल सो जाते हैं। अगले दिन सेजल सुबह 5 बजे उठती है और जल्दी से नहा धोकर नाश्ता बना लेती है। फिर अपना और विनीत का टिफिन पैक करती है और दोपहर के खाने की आधे से ज़्यादा तैयारी भी करके रख देती है। मम्मी जी मैंने सब कुछ कर दिया है, बस दोपहर में दाल और चावल चढ़ाने होंगे। मैं चलती हूँ ऑफिस। ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। रात के खाने का काम मैं कर लूँगी, आप निश्चिंत रहो। सेजल और विनीत ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ सोनल घर का एक काम नहीं करती। दोपहर का खाना वंदना बनाती है और रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी भी कर देती है। रात को जब सेजल घर आती है तो वो देखती है कि सब्जी कटी हुई है और आटा लगा हुआ है। थैंक गॉड, मैं जो सोच रही थी वैसा नहीं है। मम्मी जी ने तो तैयारी कर रखी है। वंदना सेजल से कहती है, सेजल चाय बना दूँ? तुम पी लो, फिर आराम से खाना बना लेना। जी मम्मी जी। सेजल चाय पीकर फ्रेश हो जाती है, फिर नहा धोकर रसोई में लग जाती है। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज वंदना की बहन अंजना उसे फोन करती है। कैसी है वंदना? मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है और लड़की ना बहुत सुंदर है। अच्छा दीदी, ठीक है, कब की है शादी? तू जल्दी से आ जा बहना। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे तेरी बहू के हालचाल कैसे? सब ठीक तो है ना? काम वाम करती है कि नहीं? अरे काम तो करती है, लेकिन दोपहर का खाना मैं ही बनाती हूँ। वो ऑफिस जाती है ना, और बाकी सब काम के लिए काम वाली लगा रखी है। तू ना बहुत बड़ी गलती करी है वंदना। सारे काम बहू से करवाया कर। घर की काम करने की जिम्मेदारी उसकी है, तेरी नहीं। तू करती रहेगी तो वो कभी काम नहीं करेगी और फिर बुढ़ापे में बनाते रहना खाना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम ठीक कह रही हो। वंदना को उसकी बहन पाठ पढ़ाती है और वंदना उसकी बातों में आ जाती है। यहाँ ऑफिस में सेजल अपनी फ्रेंड के साथ टिफिन खाने बैठी थी। सेजल, तुम क्या लाई हो आज टिफिन में? मैं ना आलू की सब्जी। फिर आलू की सब्जी? रोज एक ही सब्जी टिफिन में कैसे खा लेती हो तुम? अरे क्या करूँ यार, इतनी हड़बड़ रहती है। सुबह नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ, पैक करो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। कभी कभी तो आयरन भी करना होता है। वैरायटी बनाने का टाइम कहाँ से आएगा, तू ही बता। क्या तू ही खाना बनाती है ससुराल में? अरे पागल है क्या? जॉब करके घर का काम कौन करता है? मैं तो एक गिलास पानी तक ना उठाऊं। तेरे में ना हिम्मत बहुत है। ये सब बोलने की बात है। तो अभी बोल रही है, जब तेरी शादी होगी ना तब तो मेरी तरह काम करेगी। ससुराल में करना ही पड़ता है यार। तू तो पूरे के पूरे ब्रह्म है। मेरी शादी पक्की हो गई है और मैंने पहले से कह दिया है, मैं जॉब करूंगी तो घर में एक तिनका तक नहीं उठाऊंगी। सही में? तेरा होने वाला पति मान गया क्या? अरे मान क्या गया, मानना ही होगा। सेजल सोचती है कि अंकिता कितनी किस्मत वाली है। सबकी किस्मत तेरी तरह नहीं ना होती। किस्मत होती नहीं है, बनानी पड़ती है। सेजल शाम को अपने घर वापस आती है। जब वो जाती है तो देखती है कि आज वंदना ने कोई तैयारी नहीं कर रखी। मम्मी जी, आटा नहीं लगाया है? अब क्या सब मैं ही कर दूं? हाँ, और कल देख मेरी ननद आ रही है, तो ऑफिस से छुट्टी ले ले, तैयारी करनी होगी। लेकिन मम्मी जी, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, मत लेना, रात में बैठकर तैयारी कर लेना, मुझे क्या है। सेजल को उनका बात करने का लहजा अच्छा नहीं लगता। मैं कोई काम वाली हूँ क्या जो रात भर काम करूँ और पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन सेजल ऑफिस से छुट्टी लेती है और सारी तैयारी भी कर लेती है। बहू, आज दीदी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आ पाएगी। अरे, मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया आज। तो क्या है, घर के बाकी काम कर ले। ऑफिस जाने वाली लड़कियां क्या बाकी काम नहीं करती? मैं भी स्कूल में पढ़ाया करती थी शादी से पहले, फिर घर आकर काम भी करती थी। सेजल मुंह बना लेती है और अपने कमरे में जाकर विनीत से कहती है, यार सब मुझसे ही कहती है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सोनल से कोई कुछ नहीं कहता, वो तो दिन भर बैठी रहती है। सोनल का रहने दो, वो अपने ससुराल जाएगी तब उसे समझ में आएगा। तुम क्यों अपना खून जलाती हो? चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। विनीत और सेजल घूमने चले जाते हैं। सेजल रात को आकर देखती है कि सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। खाना बना ले, सबको भूख लग रही है। क्या किसी ने कुछ बनाया नहीं क्या? नहीं, कौन बनाएगा? तू बहू है तो तुझे ही बनाना होगा। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, क्योंकि परसों पूजा रखी है। ठीक है।
सेजल खाना बनाकर वंदना के कमरे में उसे बुलाने जाती है तो वो वंदना और अंजना की बातें सुन लेती है। क्या हुआ, बहू के साथ टाइट हुई या अभी भी खुद ही काम कर रही हो? अरे नहीं दीदी, मैं क्या करूँगी, उसकी जिम्मेदारी है, वो करे अब काम, चाहे ऑफिस से करे या ऑफिस से आने के बाद। ऐसे भी अपना पैसा कौन सा वो मुझे देती है, काम तो हमारे टाइम पर हुआ करता था, अब तो बस खाने का काम रहता है, वो भी ढंग से कर दे तो गनीमत है। रात का खाना कभी 8 बजे मिलता है, कभी 10 बजे। घर का काम करने में उसके ना ड्रामे बहुत है। सेजल ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। इतना काम करने के बाद भी मम्मी जी सबको मेरी चुगली करती हैं। अब मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, फिर देखती हूँ काम कौन करेगा। खुद की बेटी तो पूरा दिन बैठी रहती है, वो नहीं दिखाई देता। सेजल वहाँ से चली जाती है और खाना टेबल पर लगा देती है और खुद खाकर सब वैसा ही छोड़कर सोने चली जाती है। अगले दिन सेजल सुबह उठकर अपना और विनीत का टिफिन बनाकर ऑफिस चली जाती है। नाश्ते के लिए सोनल जब खाना देखती है तो मम्मी भूख लग रही है जोरों की, भाभी कुछ बना कर नहीं गई क्या? है, ऐसा कैसा करेगी, रुक मैं उसे फ़ोन करके पूछती हूँ। वंदना सेजल को फ़ोन करती है। सेजल ये सब क्या है, तुम खाना बनाकर नहीं गई? मम्मी जी मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूँगी। शाम को जल्दी आ जाना। देखती हूँ। इधर सोनल नाश्ता बाहर से ऑर्डर करती है। तब अशोक उससे कहता है, बेटा अगर एक दिन सेजल ने खाना नहीं बनाया तो तुम लोग बाहर से मंगवा रहे हो? बहू तो हमेशा करती है, एक आध दिन तुम भी बना लो। दोपहर को मैं बनाऊंगी ना, कौन सा कोई और करने वाला है। बहू के आने के बाद भी अगर तीनों टाइम मैं ही करती रही तब तो हो गया। आपको तो बस बहू का पक्ष लेना है। अशोक कुछ नहीं कह पाता। नाश्ता और दोपहर का काम हो जाता है। रात को वंदना खाना नहीं बनाती और सेजल का इंतज़ार करती है। सेजल भी रात को लेट ही आती है। सेजल के आती ही, महारानी बहुत जल्दी आ गई, खाना कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाने वाली हूँ मम्मी जी। अब क्या सारा ठेका मैंने ही ले रखा है? घर में और भी आदमी हैं जो घर में रहते हैं, एक मैं ही हूँ क्या? विनीत खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। विनीत खाना ऑर्डर करता है। फिर सब बाहर का खाना खाते हैं। अगले दिन फिर सेजल खाना नहीं बनाती और ऑफिस अपना टिफिन लेकर चली जाती है। घर में सब भूख से तितर बितर करने लगते हैं। मम्मी भाभी ने तो ये रोज़ का ड्रामा बना लिया है कि वो अब काम नहीं करेगी। मेरी बात सुन ली थी ना कि मैं काम नहीं करूँगी, इसीलिए। अरे इस तरह नहीं चलेगा, तीनों टाइम कोई बाहर का कितना खाएगा। अपना टिफिन बनाकर वो ले जाती है। रात में आने दो विनीत को, उसका हिसाब करना ही होगा। इतने में अशोक वंदना से कहता है, तुम्हें तो बस बहू के पीछे पड़ना आता है। घर में बेटी पूरा दिन आराम से बैठी रहती है, वो ठीक है, लेकिन बहू इतना काम करके जाती है फिर भी तुम्हें चुभती है। कभी उसका नज़रिया भी सोचा करो, उसे भी तकलीफ होती होगी ये सब देखकर। आप ना मुझे ये सब मत बताओ, हमेशा बहू की साइड लेते हो। बहू कौन सा तुम्हारे लिए खाना बना के रखती है? सोनल अभी तो बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। रात को सेजल के आते ही वंदना विनीत से कहती है, विनीत अपनी बहू से कह दो ये सब नहीं चलेगा, ऐसा ही करना है तो अपने मायके में जाकर करे। तीनों टाइम खाना आदमी बाहर से मंगवाएगा क्या? और वो महारानी बस मुंह देखती रहेगी, घर का एक काम नहीं करती। करती थी तो कौन सा आप मेरी वाहवाही कर रही थी? तब भी आप गांव भर में मेरी चुगली कर रही थी ना। यहाँ सोनल बैठी रहती है फिर भी आपको वो अच्छी लगती है। विनीत मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है ना, वो अपने ससुराल में एक गिलास पानी तक नहीं उठाती, और यहाँ मेरे इतना काम करने के बाद भी तुम्हारी माँ मुझे सुनाती रहती है। वही तो अंजना कह रही थी कि दीदी की बहू आई है फिर भी दीदी घर का सारा काम करती है। अरे मैंने इसे इतनी छूट दे रखी थी फिर भी ये मेरे माथे पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। इतने में ही अंजना का फ़ोन वंदना को आता है। फ़ोन आते ही विनीत फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है। अंजना फूट फूट कर रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? क्या कहूँ छोटी, मेरी किस्मत ही फूटी है। तेरी बहू तो इतना करती है, ऑफिस जाने के बाद भी नाश्ता और रात का खाना बनाती है। एक मेरी बहू है, आते ही हमें घर से निकालने पर तुली है। मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है। अब दीदी मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। वंदना की आंखें खुल जाती है, वो फ़ोन रख देती है। क्या हुआ वंदना? जो बहन तुम्हें सिखा रही थी वो पहले अपना घर तो संभालना सीख ले। उसके कहे पर तुम ये सब कर रही थी, मैं तो पहले से ही जानता था। वंदना अपने कमरे में चली जाती है। माहौल गर्म होने के कारण कोई खाना नहीं खाता। सेजल को तभी उसके ऑफिस के एक फ्रेंड का फ़ोन आता है।
पता है तुझे, अंकिता रिज़ाइन कर रही है। अरे लेकिन क्यों अचानक, क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, उसकी शादी अभी भी तय हुई है ना? हाँ, पर उसके ससुराल वाले उसे काम करने नहीं दे रहे। कहते हैं कि बहू ऑफिस का काम करेगी तो घर कौन देखेगा, घर दिखना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद उसके घर वाले उससे सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि काम वाली को भी हटा दिया था। हैं? ये कैसे हो गया? सुना तो यही है। क्या सोचकर बेचारी ने शादी की और क्या हो गया, उसका तो पूरा करियर ही चौपट हो गया, ऊपर से घर में कैद होगी सो अलग। ये तो बहुत बुरा हुआ, सेजल मन में सोचती है। एक मेरे ससुराल वाले हैं जो मुझे सारी आज़ादी देते हैं। क्या हुआ मैडम, सुन ली ना अपनी फ्रेंड की कहानी? बहुत ख़राब होते हैं लोग। हाँ, मैंने गलती कर दी। उसी ने मुझसे कहा था कि तू घर के काम क्यों करती है, और मैं भी ना उसकी बातों में आ गई। मम्मी जी तो रात के खाने की तैयारी भी कर देती थी। कोई बात नहीं, कल मम्मी से तुम माफ़ी मांग लेना। सास बहू की गिले शिकवे आपस में ही ख़त्म कर लो। अगले दिन सुबह पहले सेजल वंदना के पास जाकर कहती है, मम्मी जी नाश्ता मैं बना लूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना अपनी सहेली के बहकावे में आ गई थी। बहू, मैंने भी तो ठीक नहीं किया, अपनी बहन की बात सुनकर तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे काम पर काम बताती रही। मुझे माफ़ कर दे बहू, सोनल और तू दोनों मेरे लिए एक समान हो। तभी अशोक वहाँ आकर कहता है, जब बहू और बेटी एक ही है तो काम दोनों से करवाओ, खाली बहू ही क्यों करे सब। हाँ हाँ, बहू सारा काम नहीं करेगी, इस घर में जो रहेगा उन सब लोगों को काम करना पड़ेगा। सोनल, तुझे भी काम करना होगा, चल जा बहू के साथ नाश्ता बनाने में उसकी मदद कर, उसे भी तो ऑफिस जाना है। परिवार में सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो घर अच्छे से चलेगा। अब सब मिलकर घर का काम करते हैं और वंदना और सेजल सास बहू नहीं, माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे क्या हो गया है आपको, इतनी देर से देख रहे हो, कभी इधर से उधर चक्कर लगा रहे हो, कभी उधर से इधर चक्कर लगा रहे हो। एक जगह बैठ जाइए ना। आपको इतनी देर से ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। अरे चक्कर तो मुझे आ रहा है ये बिजली का बिल देखकर। घर में इतना बिजली का बिल आता है क्या? मम्मी जी, पापा जी, आइए चाय पी लीजिए। पापा जी, आज मैंने आपके लिए आपका फेवरेट टी केक भी बनाया है। आप कल पूछ रहे थे ना, तो आज मैंने बना ही दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है। पता है ना अवन कितना बिजली खाता है, उसके बाद भी जब देखो इस टी केक को अवन में बना देती हो। ये तो तुम्हें बाज़ार में भी मिल सकता है, तो बाज़ार से खरीद कर लाना चाहिए ना। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिजली ख़राब करने की ज़रूरत है क्या? लेकिन पापा जी, आप ही तो कहते हो आपको बाज़ार वाला टी केक अच्छा नहीं लगता, और आपको तो उन लोगों पर भरोसा भी नहीं होता। हम जब भी बाज़ार से टी केक लेकर आते हैं तो आप कहते हो मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें अंडा होगा, इसलिए फिर मैं घर पर ही आपके लिए बना देती हूँ। देखो इसे ज़रा, अब मुझसे ज़बान लड़ा रही है। अगर बड़े कुछ कहते हैं तो बिना बहस किए वो बात आराम से सुननी चाहिए। अपनी गलती छुपाने के चक्कर में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही है। अरे लेकिन पापा जी, तेरे पापा जी ने बोला ना एक बार बहस मत कर, फिर भी लेकिन लेकिन कर रही है। जा, पार्ट स्कूल से आने वाला होगा, उसके लिए खाना बना ले, और माइक्रोवेव में कुछ भी मत बनाना, और आज दोपहर में एसी चलाकर सोना भी मत। तुम्हारी तो रोज़ की आदत हो गई है दोपहर में एसी चलाकर सोने की। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी वजह से इस बार बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है। पिछली बार जब तुम अपने मायके गई हुई थी पार्थ को लेके, तब इस बार से आधा बिजली का बिल आया था। ये आप कैसी बात करते हो पापा जी? मैं पार्थ को लेकर अपने मायके गई थी, लेकिन नवीन जी तो रोज़ उसी कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे ना, तो फिर मेरे वापस आने से बिजली का बिल कैसे ज़्यादा हो सकता है? आपके रूम का एसी पुराना हो गया है, इसलिए ज़्यादा बिजली खाता है। आप उसकी सर्विस क्यों नहीं करवाते? पैसे तो पेड़ पर रुकते हैं ना बेटा, कि हर महीने एसी की सर्विस करवाने के लिए बैठ जाओ। अब नवीन शाम को ऑफिस से घर आएगा तो एसी तो चलाएगा ही। वो तो तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि शाम को एसी चलने वाला है तो दिन में ना चलाओ। लेकिन तुझे हमारी बात कहाँ समझ में आती है। तुझे तो बस हमारे सर पर बैठकर हमारा खर्च बढ़ाना है। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर कविता का मूड तो बुरी तरह खराब हो जाता है। वो अपने बेटे पार्थ के लिए खाना बनाने किचन में जाती है। पता नहीं सब लोगों को सुनने के लिए मैं ही मिलती हूँ क्या? अरे अब घर में बिजली का बिल ज़्यादा आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो मेरे पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे घर की सारी बिजली मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। इनके लिए इतनी मेहनत से वो टी केक बनाया
और उसके चक्कर में फिर इतनी बातें सुनने को मिल गई। मम्मी मैं स्कूल से आ गया, मेरे लिए खाना लगा दो ना। अरे पहले हाथ मुंह तो धो ले, लगा रही हूँ तेरे लिए खाना। कविता पार्थ के लिए खाना लेकर आती है। तभी उसकी दादी भी वहां आकर बैठ जाती है। अरे मम्मी जी, आप तो अपने कमरे में आराम कर रही थी ना? लगता है इसकी आवाज़ से जाग गई। तुझे बोलती हूँ ना स्कूल से आकर इतना शोर मत मचाया कर। तेरी आवाज़ से दादी माँ की नींद टूट गई। अरे ओ प्यारी बहू रानी, मेरे पोते को ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये सब कहकर थोड़े दिन में इसे मुझसे दूर कर देगी। बेटा तुझे घर आकर जितना शोर मचाना हो उतना शोर मचाया कर। तेरी दादी माँ को तेरा ये शोर सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई बड़ी मेरे पोते को भड़काने। हद है यार। पानी पानी, खाने में कितनी मिर्ची डाल दी है मम्मा, पानी पानी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है, पानी दे पार्थ को। हाँ हाँ ये ले बेटा पानी। पार्थ जल्दी जल्दी पूरा भरा हुआ ग्लास पानी पी जाता है। अरे मम्मी, जब आपको पता है मुझे मिर्ची वाला खाना पसंद है, फिर आपने मेरे खाने में इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों डाली? अरे बेटा ये सब्जी मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैंने भी खाना नहीं खाया था तो सोचा तेरे साथ खा लूंगी। फिर मम्मी जी आ गई तो उनसे बातें करने लगी। इस चक्कर में मैं तुझे बताना भूल गई। कोई ऐसी भी चीज़ है जो कभी तुझे ठीक से याद रहती हो? कभी हॉल का पंखा चलता हुआ छोड़कर चली आती है, कभी खाने में नमक डालना भूल जाती है, कभी मेरे पोते को इतना तीखा खाना खिला देती है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं संभाली जाती तुझसे। आज से तो मुझे खाने से पहले मम्मी से सब कुछ पूछना पड़ेगा, वरना हर रोज मेरे साथ यही होगा। अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? एक दिन मैं बताना भूल गई तो तुम मुझसे ये किस तरह से बात कर रहा है? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं हर रोज तुझे ऐसा ही खाना खिलाती हूँ। अरे अगर खिलाती भी होगी तो वो बेचारा तेरे सामने थोड़ी ना कुछ बोल पाएगा। छोटी छोटी बात पर तो हमेशा उसे डांटती रहती है। वो तो आज मैं यहाँ पर बैठी थी तो बेचारा कुछ बोल पाया। खा ले बेटा, ये दूसरी वाली सब्जी खा ले। और अगर ये भी नहीं खाई जा रही ना तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए कुछ और बना कर ले आती हूँ। नहीं दादी माँ, अब यही ठीक है। अच्छा मम्मी, कल संडे है तो मेरे फ्रेंड्स घर पर ग्रुप स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो उन सब के लिए अच्छा सा नाश्ता और स्नैक्स बना देना, और प्लीज़ मिर्ची मत डालना। हाँ बेटा नहीं डालूंगी, तू टेंशन मत ले। अगले दिन अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं हम सब के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ अभी। ओके। पार्थ किचन में जाता है। अरे मम्मी, हम इतनी देर से स्नैक्स का वेट कर रहे हैं, आप अभी तक हमारे लिए कुछ खाने को लेकर क्यों नहीं आई? अरे बेटा तेरे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर पर आए हैं, और मैं भी तुम सबको कोल्ड ड्रिंक और वेफर्स देकर तो आई थी। मैंने तुम लोगों के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया है, तो अपने कमरे में जा, मैं अब भी लेकर आती हूँ। ओके। कविता पार्थ और उसके दोस्तों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाकर ले आती है। बच्चों पढ़ाई वढ़ाई बाद में करना। ये देखो मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ, वो भी ठंडे ठंडे बूंदी के रायते के साथ। क्या आंटी, आपने हमारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं? पार्थ, तूने तो बोला था कि तेरी मम्मी हमारे लिए चाइनीज़ बनाएगी। चाइनीज़ का नाम लेकर तूने हम सबको चूना लगा दिया। ये आलू के पराठे कौन खाता है? ऊपर से इतना सारा घी डाल दिया इनके अंदर, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझे पता नहीं था बेटा कि तुम्हें आलू के पराठे पसंद नहीं है। कोई नहीं, तुम्हारा चाइनीज़ खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए अभी चाइनीज़ बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आपको फिर से कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्रुव तो हमेशा ऐसे ही नखरे करता रहता है। आप ये आलू के पराठे दे दो, हम यही खा लेंगे। वैसे भी आलू के पराठे तो मेरे फेवरेट है। ठीक है बेटा, तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। अपने दोस्तों के सामने तो पार्थ अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके जाते ही आपने जानबूझकर मेरे दोस्तों के सामने मेरे इंसल्ट करवाने के लिए वो देसी आलू के पराठे बनाए ना? आपको पता है कि मेरे सारे दोस्त ऐसा खाना नहीं खाते, उनको सिर्फ चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है। फिर भी आपने जानबूझकर उनके सामने वो आलू के पराठे बना दिए। अरे ये सब मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? अगर तू ये सब मुझे पहले बता देता तो मैं उन सब के लिए वही सब बना देती। और ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, और ना ही मुझसे आपसे बात करनी है। प्लीज़ आप जाओ यहाँ से। अरे क्या हो रहा है? किस बात पर मुंह फुलाया है मेरे राजकुमार ने? ये तो हर बात पर ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। आज इसके दोस्तों के लिए मैंने चाइनीज़ की जगह आलू के पराठे बना दिए तो मुझे बातें सुना रहा है, जैसे मैं इसकी माँ नहीं, इसकी उम्र की बच्ची हूँ।
ऊपर से मुझे कमरे से जाने के लिए भी कह रहा है। देखो तो जरा। हाँ, आप मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। पापा आप बोलो ना मम्मी को यहाँ से चली जाए। मेरे सब दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। देख रहे हो ना आप? मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जब पार्थ कह रहा है कि उसके रूम से चली जाओ तो जाती क्यों नहीं? अरे आपको उसे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, उल्टा आप मुझे ही बोल रहे हो। मुझे किसे समझाना चाहिए और किसे नहीं, वो तुम मुझे मत समझाओ। वैसे दोस्तों के सामने इंसल्ट करवाने की तो तुम्हारी खास आदत है। पिछली बार जब मेरे साथ ऑफिस की पार्टी में गई थी तो जूस की जगह कॉकटेल पीकर सबके सामने कितना ड्रामा किया था। पूरे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी थी। लेकिन आप तो जानते हो ना कि वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मिसेस खन्ना ने ही मुझे वो पीने के लिए दी थी, और मैंने तो उनसे पूछा भी था कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ तो नहीं है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अब यहीं पर खड़ी खड़ी बहस करती रहोगी या मेरे लिए खाना भी लगाओगी? समझ में नहीं आता, तुम्हें तो बस हर रोज़ बहस करने का मौका चाहिए। बस छोटी सी चिंगारी मिले तो शुरू हो जाती हो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? अभी भी पूछ रही हो कि क्या किया? बोला ना खाना लगा दो, वो नहीं हो रहा है क्या तुमसे? लगा रही हूँ, चलिए। कविता नवीन के लिए खाना लगाती है। हे भगवान, ये हर रोज क्या लगा रखा है? दाल दाल दाल। अब इस सूखी सब्जी के साथ ही रोटी चावल दोनों खाने पड़ेंगे। चावल के साथ खाने के लिए कभी छोले या राजमा ये सब भी बना दिया करो। ये एक जैसी दाल बनाते बनाते बोर नहीं होती हो क्या तुम? मैं तो आप सबकी वजह से ही ये छोले और राजमा नहीं बनाती। मम्मी जी, पापा जी और आपको भी ये सब खाने से एसिडिटी हो जाती है, और डॉक्टर ने कहा है ना कि पापा जी को हर रोज़ एक टाइम दाल खिलानी है, तो स्पेशली उनके लिए दाल बनाती हूँ। पर वो भी नहीं खाते, उन्हें तो वही खाना चाहिए जो सब खाते हैं, इसलिए उन्हें दाल खिलाने के लिए मुझे बाकी सबके लिए भी दाल बनानी पड़ती है। लेकिन सब लोग दाल खा खा कर बोर ना हो जाए, इसलिए मैं हर रोज़ अलग अलग दाल बनाती हूँ ताकि दाल में भी वैरायटी हो। तुम कोई एक दाल ठीक से बना लो, वही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। और इन सब बातों में पापा जी को मत घसीटो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तुम टाइम बचाने के लिए करती हो। दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो वही बना देती हो ताकि बाकी टाइम में बैठकर अपना सीरियल देख सको। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है नवीन जी, आप। इससे पहले कि कविता आगे कुछ और कहती, उसके फ़ोन की घंटी बज जाती है। जाओ, तुम्हारा फ़ोन बज गया। जाओ और जाकर फ़ोन उठाओ ताकि मैं चैन से खाना खा सकूँ। कविता को नवीन की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फ़ोन पर उसकी बड़ी बहन शालिनी का कॉल आया था। उसकी बहन अगले दिन उससे मिलने उसके घर आती है। कैसी है छोटी? जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने तो मम्मी पापा के घर आना जैसे छोड़ ही दिया है। साल में बस 2 बार वहाँ आती है, तब तुझसे मिल लेती हूँ। इतनी बार तुझे अपने ससुराल बुलाया, लेकिन तू है कि तुझे वहाँ आने का टाइम ही नहीं है। चल कोई बात नहीं, तू नहीं आई तो क्या हुआ, मैं आ गई। और बता, घर में सब कैसे है? सब बिल्कुल ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? बाहू, बाहू, तुझे मैंने मेरी साड़ी धोने के लिए बोला था ना, अभी तक तूने मेरी साड़ी नहीं धोई। लेकिन माँ जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो मुझे वो धोने के लिए बोला, और आज शालू दीदी आई है तो मैंने सोचा मशीन शाम को लगा लूँगी। आपकी बाकी साड़ियाँ मैंने धोकर अच्छी तरह प्रेस करके रख दी है, आप उनमें से आज कोई साड़ी पहन लीजिए ना। तुझे पता है ना, मंगलवार को मैं सिर्फ और सिर्फ पीले रंग की साड़ी पहनती हूँ, और ये साड़ी मुझे आज नहीं कल पहनने के लिए चाहिए। लेकिन तुझे पता है ना, मुझे रात में कपड़े धोना पसंद नहीं है। तुझे जाकर मशीन ही तो चलानी है, उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। माँ जी, वो मशीन ख़राब हो गई है, इसलिए हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं रात होने से पहले इसे धो दूंगी। हे भगवान, अब तूने कपड़े धोने की मशीन भी खराब कर दी। घर में कुछ तो सही छोड़ दे, जब देखो तब कुछ ना कुछ खराब करती रहती है। इसे ठीक करवाने के लिए पैसे तो अब मेरे बेटे को ही देने पड़ेंगे। मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू 1 मिनट नहीं लगाती उन पैसों को बर्बाद करवाने में। लेकिन माँ जी, वो मशीन बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए। अरे कितनी देर पहले मैंने अखबार मांगा था बहू, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या तुझे? चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया मेरा। अरे आपका गला क्या, इसे समझा समझा कर मेरा भी गला बैठ गया। लेकिन ना तो इसे कभी किसी की बात सुननी होती है और ना समझनी होती है। मम्मी ये कैसा टिफिन बना कर दिया आज आपने मुझे फिर से?
मैंने कितनी बार बोला है थोड़ा ढंग का खाना बनाना सीख लो। बस हर रोज़ ये रोटी सब्जी और चावल दे देती हो। आपकी वजह से कोई भी मेरे साथ टिफ़िन शेयर नहीं करता। स्कूल में सबकी मम्मी उनके लिए इतना अच्छा अच्छा टिफ़िन बनाकर भेजती है, लेकिन आप जैसा खाना बनाती हो ना, वैसा खाना तो मुझे किसी को दिखाने का भी मन नहीं करता। अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो। इससे पहले कि कविता उन सब की बातों का कोई जवाब देती, तभी नवीन भी अपनी शर्ट हाथ में उठाए वहां पर आता है। ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी वाइट शर्ट पर प्रेस कर देना, लेकिन लगता है तुम्हें बोलने के बाद भी तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। बाकी सारी शर्ट्स पर प्रेस की हुई है, लेकिन इस शर्ट पर प्रेस क्यों नहीं की? कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता होता है कि मुझे सुबह ऑफिस निकलना है, लेकिन उसके बाद भी कोई काम ठीक से नहीं करती। अब जाओ, जाकर प्रेस करो इस पर। अरे मैं इस पर प्रेस कर ही रही थी, लेकिन मैंने देखा कि उसका एक बटन टूटा हुआ है। मैंने आपको कहा भी था कि शाम को आते हुए वाइट कलर का बटन लेते आना। आप शाम को लेकर आना भूल गए, और बिना बटन के तो आप शर्ट पहन नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इस पर प्रेस नहीं की। लेकिन बाकी सारी शर्ट्स मैंने प्रेस करके रखी थी। आप उनमें से कोई शर्ट पहन लीजिए। अरे क्या पहन लीजिए? सुबह सुबह मेरी गलतियां दिखाने के लिए बैठ गई हो। तुमसे ये नहीं हुआ कि मार्केट जाकर खुद मेरी शर्ट का बटन ले आती? वैसे भी पूरा दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो? मेरा एक काम ही कर देती। बस बहुत हो गया जीजा जी, इतनी देर से देख रही हूँ आप सबको एक के बाद एक आकर कविता को सुनाए जा रहे हो। आप सबको देखकर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कविता आपके घर की बहू है या कोई नौकरानी। वो आप सबकी बातों का पलट कर जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप उसे वो कहते जाओगे। देखो शालू बेटा, ये हमारे घर का मामला है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। कविता हमारी बहू है, इसलिए तुम्हारा इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। किसने कहा आपको कि मुझे बीच में बोलने का हक नहीं है? आपकी बहू बनने से पहले ये मेरी छोटी बहन है, और अगर कोई इसके साथ इस तरह गलत व्यवहार करेगा तो इसके लिए मैं उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। ये तो बचपन से ही ऐसी है, कोई इसे कुछ भी कहकर चला जाए, लेकिन मजाल है कि ये उसे पलट कर उसका जवाब दे। आपने भी तो पराए घर में अपनी बेटी को ब्याह होगा। जैसा बर्ताव आज आप मेरी बहन के साथ कर रहे हो, अगर ऐसा ही बर्ताव आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी के साथ करें, तब बहुत अच्छा लगेगा ना आपको। इसमें तुम मेरी बहन को बीच में क्यों ला रही हो शालू? क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन को हर चीज़ में बिना बात के घसीटा जा रहा है। घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो इसकी गलती, ससुर जी की आवाज़ नहीं सुन पाई, उन्हें न्यूज़पेपर नहीं दे पाई तो इसकी बहुत बड़ी गलती, और मेरी बहन को अच्छा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना नहीं आता तो मेरी बहन की गलती है। आपकी शर्ट का बटन टूट गया, उसमें भी उसकी गलती। अरे ये सारी छोटी मोटी चीज़ है जो हर रोज़ हर एक के घर में होती है, लेकिन कोई इतनी छोटी छोटी बातों के लिए किसी को हर रोज़ इस तरह बेइज्जत नहीं करता। अगर कोई बात बात पर आप लोगों को इस तरह बेइज्जत करे, ताने मारे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? प्लीज़ रहने दीजिए ना दीदी। नहीं कविता, अगर आज मैं चुप रही तो इन्हें कभी भी नहीं समझा पाऊंगी। ये आपके घर की बहू है, कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर कोई जज्बात ना हो। बहू तो बेटी समान होती है, और पत्नी की इज्जत करना पति का धर्म होता है। और बेटा तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? एक बच्चे के लिए तो उसके माता पिता के सम्मान से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं, और तुम अपनी माँ से इस तरह से बात करते हो। आई एम सॉरी मौसी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो मम्मा। मैं आज के बाद आपसे फिर कभी इस तरह से बात नहीं करूँगा। मुझे भी माफ़ कर दो कविता। अगर आज शालू ने ये सब ना कहा होता तो तुम्हारे लिए मेरा ये बिहेवियर मैं कभी समझ ही नहीं पाता। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। हमें भी माफ़ कर दो बेटा। बस हमेशा से यही देखा कि सास बहू का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रह सकता, और यही देख देख कर यही सीख लिया। काश कभी तुझे समझने की कोशिश की होती तो ऐसा नहीं होता। तुमने ठीक कहा शांति। बहू के भीतर एक बेटी का प्यार छुपा होता है जो अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी के कारण हम कभी देख ही नहीं पाए। लेकिन आज शालू बेटी ने हमारी आंखें खोल दी। हम सबको माफ़ कर देना बेटा। आप सब प्लीज़ इस तरह मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप सब तो मेरा परिवार है, और परिवार में तो छोटी मोटी तकरारें चलती रहती हैं। अगर परिवार में छोटी मोटी टक्कर ना हो तो परिवार का मज़ा कैसा? वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। शालू के एक हिम्मत भरे कदम से आखिरकार सबको उनकी गलती का एहसास हो ही जाता है, और कविता को उसके ससुराल में अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल ही जाता है।
अमन और सुनीता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की जात अलग थी, इसलिए दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता सके। पर हिम्मत करके दोनों अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। नालायक, तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था ना कि प्यार करने के लिए? तूने तो मेरा नाम ही डुबो कर रख दिया। माँ, एक बार लड़की से मिलकर तो देखो, वो बहुत अच्छी है, वो आपकी बहुत सेवा करेगी। अब तू मुझे बताएगा कि वो लड़की मेरी सेवा करेगी या नहीं? माँ, मेरे लिए एक बार मिल तो लो। अमन अपनी माँ को मना लेता है, तो वहीं सुनीता की माँ स्नेहा भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाती है। दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। पर शादी से पहले ही सुनीता और अमन के सामने एक परेशानी आ खड़ी होती है। अमन, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या हुआ सुनीता? तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अमन, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हम क्या करेंगे? अरे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मेरी माँ बड़ी मुश्किल से हमारी शादी के लिए मानी थी। अगर माँ को पता चल गया कि उनकी बहू शादी से पहले ही गर्भवती है तो मुसीबत हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँ अमन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले नहीं मार सकती। अमन यह सोचकर टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। और अमन की माँ ये सुनकर अमन से कहती है, नाश हो तेरा। अरे कीड़े पड़ेंगे ऐसी लड़की को। मैं तो पहले से कहती थी कि अपनी जात की लड़की से शादी कर। देख अब क्या हुआ। अरे पता नहीं कैसे घर में पली बड़ी है जो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। माँ, उसे कुछ मत कह। जो भी हुआ उसमें मेरी भी तो गलती थी ना, तो दोषी तो मैं भी हुआ। राम राम राम, वो लड़की अभी घर में आई भी नहीं और तू उसकी तरफदारी करने लगा। न जाने इस घर में आकर वो क्या गुल खिलाएगी। एक तरफ जहां अमन के घर में नेहा का पारा चढ़ चुका था, तो वहीं सुनीता अपनी माँ को सारी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद स्नेहा सुनीता से कहती है, मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तूने? अगर अब नेहा जी ने शादी से मना कर दिया तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ माँ। मैं और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ स्नेहा ज़्यादा परेशान थी, तो वहीं अमन अपनी शादीशुदा बहन रीतू की मदद लेता है और वो अपने मायके आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आप भैया और भाभी की शादी से मना कर रही हैं, ये जानकर भी कि भाभी के पेट में हमारे घर का चिराग पल रहा है। कैसे बात करती है तू? अरे कैसे मान जाऊं शादी के लिए? जिस लड़की का चरित्र इतना खराब था कि वो शादी होने का भी इंतजार नहीं कर सकी, तो वो इस घर का क्या ही नाम रोशन करेगी। और बेटा, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बच्चा किसी और का हो। माँ क्या बोली जा रही हो? अच्छा हुआ जो अमन यहाँ नहीं है। देखो माँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ। अगर आप शादी के लिए नहीं मानोगी तो मैं इन दोनों की कोर्ट मैरिज करा दूंगी और उसके बाद आपसे सारे रिश्ते भी तोड़ दूंगी। रीतू ये बोलकर गुस्से में अपने मायके से ससुराल आ जाती है और अब नेहा को भी अपने दोनों बच्चों की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद नेहा अमन और सुनीता की धूमधाम से ना सही लेकिन एक छोटे से मंदिर में शादी करवा देती है और नेहा अपनी बहू का घर में प्रवेश करवाती है, जहाँ पर नेहा की पड़ोसन विभा कहती है, अरे नेहा, तूने बेकार में ही अपनी बहू की मुंह दिखाई के फंक्शन में पैसे फूके। 1-2 महीने का और इंतजार कर लेती तो पोता या पोती होने की खुशी एक साथ ही मना लेते। कैसी पड़ोसन है तू? मुझे ताना देने आई है या शुभकामनाएं? अरे शुभकामनाएं देने आई हूँ, लेकिन तेरे घर में तो किसी टीवी सीरियल से भी ज़्यादा ड्रामा चल रहा है। का इसमें मज़े ना लूँ तो क्या फ़ायदा। विभा इतना बोलकर नेहा को ताना कसकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं और नेहा अपनी बहू सुनीता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। उसे बात बात पर ताने दिया करती और नीचा दिखाया करती, साथ ही साथ उससे घर का सारा काम करवाती। धीरे धीरे सुनीता की तबीयत बिगड़ती जाती है और एक दिन, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती है ना कि सुनीता का 8वां महीना चल रहा है, फिर भी आप उससे घर का सारा काम करवाती हैं। कितनी कमज़ोर हो गई है वो, आपको नज़र नहीं आता क्या? पाप किया है तो भुगतेगी ही ना।
मैंने थोड़ी बोला था कि शादी से पहले गर्भवती होकर इस घर में आओ। नेहा की ये बात सुनीता सुन लेती है, लेकिन इस झगड़े को शांत करवाने के लिए सुनीता अमन से कहती है, अमन जी कोई बात नहीं, आखिर हमने गलती की है, इसीलिए तो माँ हमसे नाराज है। बस बस, अब मेरे बेटे के आगे अपने नंबर मत बना। हाँ। माँ सुनीता आपके लिए जो भी करे आपको हमेशा उसमें कमियां ही नजर आएगी ना। अमन इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय गुजर रहा था लेकिन नेहा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन जब सुनीता कपड़े धो रही थी तो नेहा उसके पास आकर कहती है, सुन बहू, ये सारे कपड़े तुझे हाथ से धोने हैं। सारे कपड़े बहुत महंगे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी कपड़े पर दाग लगे या कोई भी कपड़ा खराब हो। माँ जी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इतना काम मैं कैसे कर पाऊंगी। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझ पर तरस खाइए। खबरदार खुद को मेरी बेटी जैसा बोला तो। मेरी बेटी कभी भी शादी से पहले माँ नहीं बनी थी। वो तेरी तरह बदचलन नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर सुनीता को बहुत दुख होता है। वो अकेले में रोने लगती है। समय बीतता है। बहुत जल्द वो प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। तो वहीं नेहा अपनी बेटी रितु से कॉल पर कहती है, देख ले तू, तेरे कहने पर मैंने इन दोनों की शादी तो करवा दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पेट में जो बच्चा था वो मेरे बेटे का था। न जाने किसके घर का पाप मेरे बेटे के मत्थे मर दिया इसने। सुनीता अपनी सास की ये बात सुन लेती है, लेकिन अब इसके बाद उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो अमन को जाकर सब बता देती है। और अमन घर छोड़कर हमेशा के लिए सुनीता के साथ जाने लगता है। बेटा तू ये क्या कर रहा है? अपनी माँ को अकेला छोड़कर जा रहा है? हाँ माँ, क्योंकि इस बार आपने अपनी हद पार कर दी है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आप भी तो एक औरत है। माँ जो गलती हुई वो हम दोनों से हुई, लेकिन ताने अकेले सुनीता को ही क्यों मिले? सुनीता ने एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाए और बदले में आपने उस पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। अमन की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद नेहा सुनीता से माफ़ी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैं समझ नहीं पाई कि तू कितनी अच्छी है। मैं वादा करती हूँ अब से तुझे रितु की तरह ही समझूंगी और सारे सुख दूंगी जो कि एक बहू को मिलने चाहिए। बस मेरे बेटे और मेरे पोते को मुझसे दूर मत लेकर जा। नेहा की बात सुनकर सुनीता नेहा को एक और मौका देती है, जिसके बाद नेहा सुनीता का ख्याल एक माँ की तरह रखती है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इसका जवाब ये होगा, लेकिन ये मेरी सुन ही नहीं रही थी। अरे तुमने कब कहा कि इस सवाल का जवाब ये होगा? हमें से तो किसी ने नहीं सुना। अरे मैंने अंतरात्मा से कहा, आप लोगों ने नहीं सुना। हम यहाँ तुम्हारे पास बैठे हैं और हमें सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, और तुम चाहती हो कि टीवी के अंदर बैठी उस लड़की को तुम्हारी आवाज सुनाई दे। तुम कोई एलियन हो क्या? आप चुप करिए जी। अगर मैं जाती ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो पक्का 25 लाख तो जीत कर ही आती। हाँ, क्यों नहीं, तुम तो कुछ भी कर सकती हो जानकी। अभी पिछले हफ्ते सब्जी वाले से 40 किलो बैंगन ले लिया इसने, जबकि वो 50 के 2.5 किलो देने को तैयार था। सब लोग हंसने लगते हैं। बड़ी हंसी आ रही है दोनों बहू को। हाँ? नहीं माँ जी, हम तो वो उस सवाल पर हंस रहे थे, आप पर नहीं। क्यों निशा? हाँ देखिए ना क्या पूछ रहे हैं अमित जी, अकल बड़ी होती है या भैंस? इसका जवाब तो सिर्फ माँ ही दे सकती है। तुम लोगों को ना अभी मेरे टैलेंट का पता नहीं है। एक दिन देखना, मैं साबित करके दिखाऊंगी। जानकी उन लोगों में से थी जिन्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास होता है। जानकी को लगता था कि बाकी लोगों से वो काफी अलग है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसकी छाती तो हमेशा की 56 इंच की ही फूली रहती थी। देख शीला, कभी घर की रसोई की पूरी जिम्मेदारी बहुओं को नहीं देनी चाहिए। ये जानकी का ज्ञान है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में रहता है सब कुछ, तब तक आपकी इज्जत भी बनी रहती है। माँ जी, आपने जीरा पाउडर कहाँ रख दिया है? देखा, अभी भी कैसे एक एक चीज मुझसे पूछने आ रही है मेरी बहुआ, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने हाथ में रखा है। ये बात तो सही कह रही है जानकी। हाँ, वो जीरा पाउडर मैंने नीचे वाले कैबिनेट में रखा है, जाकर ले लो। रसोई में आकर कुछ काम तो करती है नहीं, बस चीजें छुपा देती हैं, जिससे हम उनसे पूछते रहे बार बार। जानकी तू सच में कमाल है। अरे अभी तो तुमने मेरा जादू देखा कहाँ है।
ये देखो मेरे नए सोने के कंगन, कैसे है बताओ? वो ये कब लिए तूने? अरे ये मेरे पुराने कंगन थे, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर नए ले लिया। लेकिन वो वाले ज्यादा भारी नहीं थे, ये वाले थोड़े हल्के लग रहे हैं, है ना कावेरी? अरे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है आजकल की फैशन के बारे में। ये हल्के नहीं है, ये आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अरे जानकी कह रही तो ऐसे ही होगा, तू चुप कर। ये एक कावेरी है जो मेरी वैल्यू को समझती है। शीला और कावेरी जानकी की दो तितलियां थी जो उसके आगे पीछे हमेशा मंडराती रहती थी और जिनके आगे जानकी हवा में उड़ती रहती थी। लेकिन किसे पता था कि जानकी के जीवन में एक दिन सच में उसकी किस्मत का सिक्का चमक जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या बात है, किसकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, मैं सुनील शेट्टी बोल रहा हूँ जानकी जी। क्या? सुनील शेट्टी जी? सुनील शेट्टी जी सच में आप है क्या? अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। है अंजलि, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? हे भगवान, आप तो सच में सुनील शेट्टी है, वो धड़कन वाले हैं ना? हाँ, धड़कन में तो राम अंजलि को ले गया था, लेकिन इस बार मैं आपको ले जाऊंगा। हाय, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि आपकी नजर मुझ पर है। अरे अरे जानकी जी, आप तो किसी और ही ट्रैक पर जा रही हैं। मैं आपको लेकर जाऊंगा का मतलब है मैं आपको मुंबई बुला रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मुंबई आ रही हैं। हैं? क्या? कौन बनेगा करोड़पति में? लेकिन वो तो अमिताभ जी होस्ट करते हैं ना? अरे आप तो जानती हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, वो खेल में सवाल ही भूल जाते हैं। इसलिए अब अगले सीजन में कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने वाला हूँ मैं, और आप उसकी पहली कंटेस्टेंट है। बधाई हो आपको। अरे लेकिन मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, तो सिलेक्शन कैसे हो गया मेरा जी? अरे जानकी जी, आप स्पेशल हैं और आपका फोन नंबर भी, इसीलिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप अगले महीने मुंबई आ रही है और आपको अगले महीने ही फ्री प्लेन की टिकट्स में मिल जाएंगी। आपके रहने का खाने का पूरा खर्चा हमारी टीम करेगी। बधाई हो आपको। मुझे तो पहले ही पता था कि मैं एक ना एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूंगी। अच्छा, मैं अपने साथ घर वालों को लेकर आ सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सहेलियों को भी लेकर आ सकती हैं। आप तो बस तैयारी करिए मुंबई में आने की और मेरे सामने कौन बनेगा करोड़पति खेलने की। चलिए मैं फोन रखता हूँ। वो क्या है ना, अंजलि को भी राम से छीनने जाना है। जी 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 जी। जानकी, तूने कर दिखाया, तूने कर दिखाया। अब मैं टीवी पर आने वाली हूँ, जानकी टीवी पर आएगी। अब तो सबको पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं सबको ये खबर सुनाती हूँ। अरे सुना सब, कहाँ हो? अरे कौन मर गया? अरे सब लोग यहाँ आओ पहले। लगता है माँ जी ने फिर मेकअप उतारने के बाद खुद को आईने में देख लिया है। हाँ, अक्सर उनके साथ ये होता ही रहता है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आज उनकी दोनों तितलियां नहीं आई है, इसलिए पगला सी गई हैं। तभी तो देखो कैसे चिल्ला रही हैं। हाँ, उनके बिना तो माँ से खाना भी हजम नहीं होता। अरे सब लोग आ गए कि नहीं? अरे अब बता भी दो, क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ भूकंप आ गया? अरे मेरा कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। बहू, जरा गर्म पानी लाना। गर्म पानी क्यों? अरे तुम्हें सपने से जो जगाना है। क्या हो गया है तुम्हें? दिन में कब से सपने देखने लगी तुम? अरे मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, मुझे अभी अभी ना सुनील शेट्टी जी का फोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। पापा जी, मैं लाती हूँ सच में गर्म पानी। माँ जी, आप सपना देख रही हैं। कौन बनेगा करोड़पति में सुनील शेट्टी नहीं, अमिताभ जी हैं। माँ जी, आपको कहीं बुखार तो नहीं? वो याद है ना पास वाली ममता आंटी को जब बुखार हुआ था, तब वो अजीब अजीब सी बातें करती थी, कहती रहती थी मैं मेरी बहुओं से ज्यादा सुंदर हूँ। अरे वो तो सच ही कहती थी, उनकी बहुएं तो शक्ल से ही 50 की लगती है। लेकिन तुम वो सब छोड़ो, मैं ना कोई सपना देख रही हूँ ना मुझे बुखार है। सुनील शेट्टी जी ही कौन बनेगा करोड़पति का अगला सीजन होस्ट करने वाले हैं। मेरा नंबर और चेहरा दोनों स्पेशल है, इसलिए मुझे सिलेक्ट किया है उन्होंने, और अगले महीने मुझे मुंबई भी जाना है। जानकी, ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम हमारी बात सुनो। मैंने कह दिया ना, बस मैं जा रही हूँ और अभी मैं 1 महीने तक घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, जिससे मैं वहां पर जीत कर आ सकूं। घर का काम तो आप वैसे भी नहीं करती। क्या कहा? मेरा मतलब है हाँ माँ जी, आप इतना काम मत करिए, वरना आपको वक्त नहीं मिलेगा ना अपनी पढ़ाई के लिए। आकाश, मुझे तो आज ही जनरल नॉलेज की किताबें दिलवा दे।
तब तक मैं तेरे मामा को बताती हूँ कि मेरा कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया है। गई भैंस पानी में। जानकी की छाती पहले 36 इंच की होती थी, अब तो 56 इंच की बनकर घूमने लगी थी। खुद पर उसे और भी ज्यादा भरोसा हो गया था और अब वो हर किसी को फोन करके बताती कि वो मुंबई जा रही है। अरे आप क्या बताए आपको मौसी, सबकी किस्मत हमरा जैसी थोड़ी ना होती है। आप तो जानते हैं कि हम बचपन से कितने बुद्धिमान रहे हैं, लेकिन अब जाकर हमारी कदर हो रही है लोगों को। बुद्धिमान तो तू थी जानकी, पड़ोस के बगीचे से आम कैसे चुराना तूने ही तो सब बच्चों को सिखाया था। अब अरे क्या मौसी जी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं। हम ये कह रहे थे कि अब हमें फोन मत करिएगा, हमें पढ़ाई करनी है मुंबई में करोड़पति बनने के लिए। हमरे पास तो तोहरा नंबर भी ना है जानकी, तू ही रोज फोन करके बतावत रहा कि हम मुंबई जा रहे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम फोन रखते हैं, प्रणाम। प्रणाम। इस उम्र में सठिया ही जाते हैं लोग। चलो मैं तो अब पढ़ाई करती हूँ भाई। जानकी बड़ी ही लगन से पढ़ाई करने में लग गई थी, लेकिन अब ये पढ़ाई का भूत उस पर इस कदर सवार था कि घर वालों के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। अरे जल्दी से फोन रखना आकाश, जल्दी कर। क्या हुआ माँ, मेरे बॉस का फोन है, मीटिंग चल रही है, क्या हुआ? अरे बस तू जल्दी फोन रख तो सही, मुझे बहुत जरूरी काम है तुझसे। लेकिन माँ, अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता बेटा। अच्छा ठीक है, लो काट दिया फोन। बताओ क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो रहा है क्या आपको? अरे ये गंगा नदी किसने धरती पर लाई थी, जरा बताना तो। अरे माँ, ये पूछने के लिए आपने मुझे बॉस का फोन कटवा दिया, अब तो मेरी नौकरी छुड़वा कर रहेंगी। अरे बता तो सही, मैं जीत गई तो तुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो। जानकी खुद मुंबई जा रही थी कौन बनेगा करोड़पति खेलने, लेकिन उसने उससे पहले ही अपने घर में सवालों की झड़ी सी लगा दी थी। तो आपका सवाल शुरू होता है अब। बताइए आसमान में कितने तारे होते हैं? अरे मुझे बख्श दो, मेरा दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है। तुम ना मुझे सारा दिन सवाल क्यों करती रहती हो? अरे आपको मेरी मदद करनी चाहिए ना, जब मैं 1 करोड़ जीत जाऊंगी तो कुछ पैसे आपको भी तो दूंगी ना। अरे मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आजादी दे दे, समझी, मुझे जाने दे। नहीं, पहले बताइए आसमान में कितने तारे होते हैं? आपके पास केवल 60 सेकंड का वक्त है श्रीमान, और आपका वक्त शुरू होता है अब। जानकी से केवल उसके पति और बेटे ही नहीं, बल्कि अब तो पोते और उसकी पोती भी परेशान हो गए थे। बता पिंकी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? दादी कल ही तो हुई थी, वो निकी थी ना, मेरी गुड़िया लेकर चली गई थी, इसलिए कल मैंने उसे पीट पीट कर मारा। अरे मैं पानीपत की लड़ाई पूछ रही हूँ, ये क्या बता रही है बहू? इसे क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? इसके स्कूल में हम खामखा फीस दे रहे हैं, इसे तो कुछ भी नहीं पता। माँ जी, वो अभी पहली कक्षा में है, आप उससे पानीपत की लड़ाई के बारे में पूछ रही हैं। किसमें बचपन आया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब। अच्छा निशा बहू, तूने बताया नहीं, विटामिन ए कौन सी चीजों में मौजूद होता है? माँ जी, पिंटू ने ना पॉटी कर दी है, आप मुझे यहाँ पकड़ कर बैठ गई हैं, मुझे जाने दीजिए, हटिए। किसी काम की नहीं है मेरी बहुएं, ऐसे ही मैंने पढ़ी लिखी बहुएं लाई थी, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तैयारी कर लूंगी करोड़पति बनने की। जानकी ने अपने कौन बनेगा करोड़पति में जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैला दी थी, और उसकी इस खबर से सबसे खुश थी उसकी तितलियां। देखो मैं तुम दोनों को ले तो जाऊंगी मुंबई, लेकिन वहां चलकर तुम दोनों सुनील शेट्टी के सामने कोई वाहियात हरकत ना करने लगना, समझी? अरे नहीं नहीं, ये तो उनसे पूछेंगे, आपने अंजलि को क्यों छोड़ा? अरे क्यों, किसी की दुखती रख पर हाथ लगाना है? तुम दोनों नए कपड़े सिलवा लो, ठीक है? वहां हमें बढ़िया से होटल में रुकवाएंगे वो लोग। मैं नहीं चाहती कि हम लोग वहां गवार लगे, या तुम दोनों। मैंने तो नई जींस ले ली है अपनी बहू की, वहां तो मुंबई में सिर्फ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना। तेरी बहू की जींस तुझे फिट आती है क्या? अरे तब तक पतली हो जाऊंगी ना। अच्छा तुझे कोई भी सवाल ना आया ना तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा बता, 2 दूनी 8 कितना होता है? 2 दूनी 1, 2 दूनी 4। रुक जा, मैं याद कर रही हूँ। अरे रहने दो, तुम दोनों बस मुंबई आने के लिए तैयार हो। अरे याद आया। क्या? 2 दूनी 8, 15 होता है। हे भगवान। जानकी ने अपने कौन बनेगा करोड़पति में जाने की चर्चे पूरे मोहल्ले में ही नहीं पूरे शहर में कर दिए थे, और अब वो जमीन पर चलने के बदले आसमान में उड़ने लगी थी। अरे तुमने किस किस को फोन करके बताया है जानकी? सुबह से फोन आ रहे हैं मुझे कि कल आपकी पत्नी जा रही है कौन बनेगा करोड़पति में, तो उनसे कहिएगा हमसे फोन करके बात करें।
अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने इतनी तैयारी कर ली है। हाँ अरे इन्होंने तो मेरे बॉस तक को कह दिया है कि ये लाखों जीतने वाली है। इसी चक्कर में उन्होंने मेरी प्रमोशन भी रुकवा दिए। बोलो। अरे आज मैं पिंटू के डायपर लेने गया था बाजार। वहां वो दुकान वाले भैया जी कहते थे, अरे नीरज जी आप क्यों ये सस्ता वाला डायपर ले रहे हैं अभी, आपको तो वो अंबानी वाला डायपर लेना चाहिए। हमें तो माँ जी से बात करते हुए भी डर लगता है, जब देखो केबीसी शुरू कर देती है हमारे साथ। अरे तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम सबका सीना 56 इंच चौड़ा कर दिया है। अरे तुम रुकिए मैं देखती हूँ कौन आया है। बुआ जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे मैं बिल्कुल मस्त हूँ, तू भी मुझे ऑल द बेस्ट कहने आया है ना। अरे मैं तो यहाँ आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देना आया हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपकी तैयारी हो गई केबीसी की? अरे तेरी बुआ किसी से कम है क्या, तभी तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ हाँ चल, कुर्सियां ले आओ, चलो। दोनों कुर्सियां लग चुकी थी, सारे घर वाले सामने बैठे हुए थे और हॉट सीट पर थी हमारी जानकी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में जानकी जी। तो आपका पहला सवाल ये है कि आप अपने भतीजे रविंदर को कितना प्यार करती हैं? अरे वाह भतीजे, तू तो बिल्कुल सुनील शेट्टी की तरह बात कर रहा है। बुआ जी यही तो था आपका गिफ्ट। मैंने आपके साथ प्रैंक कॉल खेला था। उस दिन फोन पे मैं ही था सुनील शेट्टी की आवाज में, और आपने मान भी लिया। दीजिए ताली। ये लो हो गया बेड़ा गर्क। देखा, हमने कहा था ना कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सबको फोन करके बोलना पड़ेगा कि जानकी को किसी ने उल्लू बनाया था। अरे बुआ जी दीजिए ना ताली। कल मुहे दिव्या बहू, जरा बेलन देना मुझे, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू तो गया, सुनील शेट्टी केबीसी खेलेगा मेरे साथ। रुक जा तू। अरे क्या हो गया बुआ जी, चलिए ना शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। जानकी दौड़ते हुए मारने लगती है और वो भागता रहता है।